हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवीण स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूजी सेमेस्टर 1 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल कि भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों की चर्चा करें। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है उसको हम अलग अलग तरीके से किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, लेकिन किसी भी तरह से पूछा जाए, अगर उसमें साहित्यिक स्रोत पूछा गया है प्राचीन भारतीय इतिहास का, तो हम उसमें एक ही आंसर लिखेंगे। और वो क्या होगा और हम क्या लिखेंगे कि हमको फुल मार्क्स मिल सके, 16 आउट ऑफ 16 मिल सके, 20 आउट ऑफ 20 मिल सके। ठीक है, तो इसको अभी हम देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल में नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको साहित्यिक स्रोतों की चर्चा करने के लिए बोला है तो आप सबसे पहले डिफाइन कीजिए कि साहित्यिक स्रोत क्या है। तो वैसा जो भी चीज़ जो हमको मिला है खुदाई के दौरान या फिर पुरानी चीज़ें जिसको हम पढ़ करके इतिहास के बारे में जानते हैं, उसको हम साहित्यिक स्रोत कहते हैं। ठीक है, और खुदाई के दौरान जो मिलता है उसको हम पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप ये लिख दीजिए, उसके बाद आप लिख दीजिएगा कि धार्मिक साहित्य और धर्मेतर साहित्य। साहित्यिक स्रोत को हम इन दो भागों में बांट सकते हैं, पहला धार्मिक साहित्य और दूसरा धर्मेतर साहित्य। मतलब कुछ जो साहित्य हमको मिले हैं वो धर्म से रिलेटेड है, उसको धार्मिक साहित्य। अब किस किस धर्म से? ब्राह्मण साहित्य मिले हैं, बौद्ध साहित्य मिले हैं, जैन साहित्य मिले हैं। तो इससे भी हम बहुत सारे इतिहास का इससे भी हमको बहुत सारे इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, मतलब इतिहास की जानकारियां हमको मिलती है। उसके बाद धर्मेतर साहित्य, इसमें हम देखते हैं कि विदेशियों के वृत्तांत, जैसे यूनान और रोम के लेखक जो लिख करके गए हैं, भारत आए अपने यात्रा वृत्तांत लिख करके गए, चीन के लेखक और अरब के लेखक जो लिख करके गए हैं, ये सब से भी हमको इतिहास की जानकारी मिलती है। अब धार्मिक साहित्य में जो ब्राह्मण साहित्य है, आप इस तरह से धार्मिक साहित्य एक टॉपिक दे दीजिएगा, ब्लैक पेन से आप लिखिएगा ब्राह्मण साहित्य, और उसको थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिएगा कि क्या है। तो ब्राह्मण साहित्य में वेद था, 4 वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इससे हमको जानकारी मिलता है। उपनिषद थे, वेदांग थे, 6 वेदांग थे, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष थे। ठीक है, उसके बाद सूत्र साहित्य भी हुए जिससे हमको इतिहास की जानकारी मिलता है। स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र को हम इसके संदर्भ में देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अष्टाध्यायी, महाभाष्य, पतंजलि, निरुक्त, यास्क, ये सब भी जो बुक है इससे भी हमको पता चलता है कि इतिहास के बारे में, धार्मिक इतिहास के बारे में, जो कि ब्राह्मण जो साहित्य है वो इन साहित्यों से मिलकर के बना है। ठीक है, उसके बाद बहुत सारी स्मृतियां हैं नेक्स्ट पॉइंट में, मन, याज्ञवल्क्य कृत, उसके बाद नारद और पराशर का जो स्मृति है, उसके बाद बृहस्पति और कात्यायन का स्मृति, ये सब स्मृतियों से भी हमको इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है जो कि ब्राह्मण साहित्य है। ठीक है, उसके बाद ब्राह्मण साहित्य में आता है महाकाव्य। महाकाव्य में रामायण और महाभारत जो कि बहुत फेमस है, आप भी जानते हैं। उसके बाद 18 पुराण आते हैं। ठीक है, उसको लिखने का जरूरत नहीं, उसमें से कुछ कुछ जो प्रमुख है उसको लिख दीजिए, जैसे मार्कंडेय, उसके बाद ब्रह्मांड, वायु पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, मत्स्य पुराण, और भी टोटल 18 पुराण है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो ब्राह्मण साहित्य था वो पूरा हो गया। अब आप पॉइंट दीजिएगा कि बौद्ध साहित्य क्या है। ठीक है, उसके बाद बौद्ध साहित्य में हम त्रिपिटक को देखते हैं, जिसमें से सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक है। ठीक है, इसमें दिखाया गया कि सुत्त पिटक जो है विचार लिखा गया है उसमें, विनय पिटक में नियम लिखे गए हैं, अभिधम पिटक में बौद्ध धर्म के दर्शन के बारे में लिखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, बौद्ध साहित्य में जातक कथा है, इसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी है। उसके बाद थर्ड पॉइंट में आप ये लिख सकते हैं कि श्रीलंका में भी 2 ग्रंथ पाए गए हैं, एक महावंश और दूसरा दीपवंश, जिससे हमको 4th और 5th सेंचुरी के बारे में जानकारी मिलता है। ठीक है, उसके बाद अगर बौद्ध साहित्य में हम देखें तो मिलिंद पन्हो हो गया, दिव्य अवदान हो गया, आर्य मंजूश्री मूल कल्प हो गया। ठीक है, उसके बाद इसके अंगोत्तर निकाय में हमको 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, जिससे हम महाजनपद काल की व्याख्या बढ़िया तरीके से करते हैं। ठीक है, तो ये हमको बौद्ध साहित्य से पता चलता है। उसके बाद हम जैन साहित्य
इसको भी साहित्यिक स्रोत के तौर पर लेते हैं। ठीक है, धार्मिक साहित्य में 3 धर्म का, ब्राह्मण का, बौद्ध का, जैन का लेते हैं। तो जैन साहित्य में क्या क्या आता है, तो इसके 12 अंग है जो सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, 12 आगमों में जैसे आचार अंग हो गया, उसके बाद भगवती सूत हो गया, न्याय धम कहा हो गया जिसमें शिक्षा के बारे में दिया गया है, उसके बाद उवास गद साओ हो गया, उसके बाद अंत गद साओ हो गया, उसके बाद अनुतरुवाई सा अनुतरुवाई द्वसाओ हो गया। तो इस तरह से अजीब अजीब नाम है, लेकिन अगर एक बार याद हो जाए तो आप बढ़िया तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, आचार अंग में इसके नियम दिए गए हैं, भगवती सूत में महावीर और इसके जीवन के बारे में दिया गया है। उसके बाद नया धम्म कहा, इसमें शिक्षा के बारे में दिया गया है। उसके बाद उवास गदसाओं में जीवन संबंधी नियम दिए गए हैं। इसी तरह से प्रसिद्ध भिक्षुओं की जीवन कथा के बारे में भी आपको इन सब ग्रंथों में दिया गया है। ठीक है, ये जो भगवती सूत्र है उसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख भी हमको मिला है। इसमें एक पॉइंट और आप लिख सकते हैं कि 12 अंगों में प्रत्येक अंग का उपांग और भाष्य भी है, जो कि हम ऐतिहासिक स्रोत के रूप में देखते हैं उसको भी। उसके बाद कई ग्रंथ है जैसे वसुदेव, हिंदी हो गया, बृहत कल्प हो गया, उसके बाद आवश्यक चूर्णी हो गया, इस तरह से कथा कोश हो गया। इस तरह से ये ग्रंथ है। तो ग्रंथ पॉइंट दीजिएगा और कुछ आप इसमें एग्जाम्पल दे दीजिएगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है ना वो परिशिष्ट पर्व है, जो हेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो ये जैन धर्म का भी खत्म हो गया। यहाँ पे एक पॉइंट आप और दे सकते हैं जिसमें जैन पुराण भी है, कथा कोश है। ठीक है, समर दिव्य कथा, ठीक है, समर दिव्य कथा, उसके बाद धूर्ताख्यान, कथा कोश, ये सब है। कुवलय माला, ये सब आप लिख सकते हैं, जैसे आदि पुराण एग्जाम्पल लिख सकते हैं। उसके बाद धर्मेतर साहित्य की अगर हम बात करें तो जिसमें विदेशियों का विवरण तो है, यात्रा वृत्तांत तो है, लेकिन इसके साथ साथ और भी कई ऐसे ग्रंथ हैं जो धर्म से इतर हैं, धर्म से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, जैसे अष्टाध्यायी है जो कि पाणिनि का है, मुद्रा राक्षस जो है जो विशाख दत्त का है, कथा सरित सागर है जो सोमदेव के द्वारा लिखा गया है, बृहत कथा मंजरी है जो क्षेमेंद्र के द्वारा लिखा गया, अर्थशास्त्र है जो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया, नीति शास्त्र है जो कामंदक के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, उसको नीति वाक्यामृत है जो कि सोमदेव सूरी के द्वारा लिखा गया, महाभाष्य पतंजलि के द्वारा है, मालविकाग्निमित्र जो कि कालिदास के द्वारा लिखा गया। इसमें भी इतिहास के बहुत सारे तथ्य हमको पता चलते हैं, शुंग वंश के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। ठीक है, मालविकाग्निमित्र से। उसके बाद रघुवंश है जो कि कालिदास ने इसको लिखा है, जिसमें समुद्रगुप्त की दिग्विजय की झलक हमको मिलती है। उसके बाद मृच्छकटिक है जो कि शूद्रक नाटक है। ठीक है, शूद्रक के द्वारा लिखा गया एक नाटक है। उसके बाद 10 कुमार चरित है, हर्ष चरित है, गौड़वाहो है, विक्रमादेव चरित है। ठीक है, इस तरह से दंडी, बाणभट्ट, वाकपति, बिल्हन के द्वारा लिखा गया। जैसे विक्रमांक देव चरित बिल्हन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, जिसमें कल्याणी के परवर्ती चालुक्य नरेश विक्रमादित्य की उपलब्धियों का विवरण किया गया है। ठीक है, इस तरह से आप इतना भी एग्जाम्पल लिखेंगे बहुत है, फिर भी आप इस तरह से देख लीजिए। रामचरित है, किसके द्वारा लिखा गया है, तो संध्याकार नंदी के द्वारा। कुमारपाल है, जयपाल सिंह के द्वारा। इस तरह से आप इतना ही लिखिए, काफी है धर्मेतर साहित्य में। एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे दिख रहा है, राज तरंगिनी कल्हण के द्वारा लिखा गया, इसमें कश्मीर का विवेचन किया गया है। ठीक है, इस तरह से संगम साहित्य भी है जो कि धर्मेतर साहित्य है, जिसमें अपने नायकों का वर्णन किया गया है, राजाओं का भी वर्णन किया गया, दक्षिण भारतीय साहित्य है। इसमें हम देखें तो नंदी कलम्बकग एक है जो कि दक्षिण भारतीय साहित्य है, कलिंग तुपरणी है जो कि राजा है दक्षिण भारत का, उसके बारे में भी संगम साहित्य में वर्णन किया गया है। तो इसको आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं। उसके बाद गुजरात में अगर हम देखें तो यहाँ भी बहुत सारे साहित्य लिखे गए हैं, जैसे रासमाला हो गया, सुकुत संकीर्तन हो गया, प्रबंध चिंतामणि हो गया, प्रबंध कोश हुआ, हमीर मदमर्दन हो गया, वस्तुपाल एवं तेजपाल हो गया, प्रशस्ति हो गया। ठीक है, तो इस तरह के साहित्य हमको बहुत सारे मिले हैं। 13th सेंचुरी में सिंध का इतिहास अरबी लोगों ने लिखा, उसका फारसी अनुवाद जो है चचनामा,
ठीक है, इससे भी हमको इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और सबसे लास्ट जो धर्मेतर साहित्य है उसमें आप इस तरह से पॉइंट दीजिएगा, विदेशियों का वृतांत। ठीक है, उसमें से यूनानी और रोम लेखक कौन कौन से हैं? तो हेरोडोटस जो है वो सबसे प्राचीन वृतांत इन दोनों के हैं, हेरोडोटस और टीसीएस। ठीक है, उसके बाद नियार्कस, आनेसिक्रिटिस, उसके बाद अरेस्टिबुलस। ठीक है, ये सब यूनान और रोम के लेखक हैं जो कि अपने यात्रा वृतांत भारत में छोड़ करके गए हैं। इंडिका जो है वो मेगस्थनीज की रचना है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी है, इससे भी हमको पता चलता है बहुत सारी चीजें जो कि अज्ञात है। ठीक है, उसके बाद चीन के लेखकों ने कई किताबें लिखी, जैसे फाहियान 5वीं सेंचुरी में 14 वर्ष भारत में रहा, 5वीं सेंचुरी में भारत आया था। ठीक है, उसके बाद युवान हुआंग, ये जो है युवान हुआंग है, हर्ष काल में, हर्ष के शासन काल में भारत आया था, 16 वर्ष तक भारत में रहा। ठीक है, ई चिंग जो है वो 7th सेंचुरी के अंत में आया और भारत में अपने यात्रा वृतांत को छोड़ करके चला गया। ठीक है, तो इनसे बहुत सारे हमको इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, उसके बाद अरब के कई लेखक हैं, जैसे सुलेमान हो गया, अल मसूदी हो गया, अबू रिहान हो गया, अल बरूनी हो गया। ठीक है, तो सबसे प्रसिद्ध कौन है इसमें? अल बरूनी है, जो कि महमूद गजनवी के समय में आया था। उसके बाद तहकीक उल हिंद ग्रंथ लिखा था, जिससे हमको बहुत कुछ पता चलता है। तो इसमें से जो वेरी इंपॉर्टेंट लिखा गया है आप उन्हीं को ध्यान दीजिए। जैसे फाहियान कब आया था, चीन के लेखक में आपको ये ध्यान देना है। उसके बाद यूनान और रोम के लेखक में इंडिका जो है वो मेगस्थनीज लिखा था। ठीक है, इस तरह से आपका ये जो विदेशियों का वृतांत है वो भी कंप्लीट हो गया। तो आपका पूरा साहित्यिक स्रोत कंप्लीट हो गया। अगर आप इतना लिखते हैं साहित्यिक स्रोत में तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, और आशा करता हूँ कि फुल मार्क्स आपको मिलेगा। जैसे